मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन बाई तियान तियान ने आगे कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसके सांस लेने की हल्की आवाज आ रही थी और गार्डेनिया फूलों की एक भीनी भीनी खुशबू मेरी नाक के पास मंडरा रही थी। वो शायद सच में सो गई थी। मैंने चैन की सांस ली। मेरा अकड़ा हुआ शरीर आखिरकार रिलैक्स हो गया और थकान ने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। लेकिन मेरे सोने के ठीक 10 मिनट बाद बाई तियान तियान ने उस अंधेरे में चुपचाप अपनी आंखें खोल ली। उसने बड़ी सावधानी से करवट ली और खिड़की से छनकर आ रही चांदनी की रोशनी में वो मुझे गहरी नींद में सोते हुए घूरने लगी। उसकी हरकतें इतनी हल्की थीं जैसे उसे डर हो कि कहीं मेरी नींद न टूट जाए। उसकी नजरें मेरे चेहरे को निहार रही थीं, मेरी तीखी भौं से लेकर मेरी खड़ी नाक तक, और फिर मेरे उन होठों तक जिन पर हमेशा एक मजाकिया मुस्कान रहती है, जो इस वक्त हल्के से खुले थे और मैं मजे से खर्राटे ले रहा था। बाई तियान तियान की उंगलियां हवा में ही रुक गईं। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने अपनी उंगली नीचे की और बहुत ही हल्के से मेरे होठों के किनारे को छू लिया। उसने एक बार फिर बिना आवाज किए अपनी वो अधूरी बात पूरी की, और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वही सुन सकती थी। अगर मेरी जगह कोई और होती तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते? उसके गाल हल्के से गर्म हो गए और इस शांत रात ने उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में शू जिंगजिंग ने जब उस साले लॉन्ग ओतियान को दोबारा अस्पताल के बिस्तर पर अधमरा पड़ा देखा तो वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। यंग मास्टर, आपके पिछवाड़े की फिर से इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? शू जिंगजिंग रोते हुए बिस्तर के पास दौड़ी। पूरे शरीर पर पट्टियां बंधे और सिर्फ सूजी हुई आंखों के साथ पड़े उस लॉन्ग ओतियान को देखकर उसके आंसुओं का बांध टूट गया। ये जिंगजिंग किसी काम की नहीं है। मैं अपने यंग मास्टर की रक्षा नहीं कर पाई। शेन चिंगच्यू गंभीर चेहरे के साथ बगल में खड़ा था। उसके हाथों में अभी भी खून से सनी लंबी तलवार थी। जब मुझे यंग मास्टर मिले, ये सब मेरी गलती है। मुझे यंग मास्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लॉन्ग ओतियान की सूजी हुई आंखों में गुस्सा था और साथ ही एक ऐसा अजीब सा डर था मानो वो अंदर से टूट चुका हो। वो सोच रहा था कि आखिर क्यों हर बार बुरी तरह पिटने के बाद उसे सबसे पहले इसी बेवकूफ और कमीने नौकर की शक्ल देखनी पड़ती है, और साला ये तो ऐसे रो रहा था जैसे असली विक्टिम ये खुद हो। शू जिंगजिंग सिसकियां लेते हुए आंसुओं से भरी आंखों से लॉन्ग ओतियान की बुरी तरह से कटी फटी जांघों को देख रही थी। आखिर किसने यंग मास्टर को इस तरह मारा है? ये उन रहस्यमयी पैंटीहोज वाले आदमियों का काम है। शेन चिंगच्यू ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। वो रहस्यमयी पैंटीहोज वाले आदमी? मैं उन सभी कमीनों को खत्म कर दूंगा। शू जिंगजिंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठियां कस ली। डॉक्टर ने कहा है कि यंग मास्टर को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते। लॉन्ग ओतियान अपनी आंखों से अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थीं कि उसके सारे एक्सप्रेशंस सिर्फ दर्दनाक लग रहे थे। यंग मास्टर, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? शू जिंगजिंग ने फिक्र जताते हुए पूछा। क्या जिंगजिंग आपके लिए कोई गाना गाए? पहले जब मुझे चोट लगती थी तो मेरी सीनियर सिस्टर मेरे लिए गाना गाती थी और उसे सुनते सुनते मेरा सारा दर्द गायब हो जाता था। ये सुनकर लॉन्ग ओतियान की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं और वो पागलों की तरह अपना सिर ना में हिलाने लगा। शुक्र है कि शू जिंगजिंग ने अपना इरादा बदल लिया। ठीक है, तो जिंगजिंग आपको एक कहानी सुनाएगी। मुझे 6 पाथ सेज की एक कहानी पता है। और फिर लॉन्ग ओतियान की बेबस और खौफजदा नजरों के सामने शू जिंगजिंग कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गई और शुरू हो गई। साले लॉन्ग ओतियान के लिए वो रात बहुत ही लंबी और दर्दनाक थी। हर बार जब भी उसकी आंख लगने वाली होती, शू जिंगजिंग कहानी सुनाते सुनाते इतनी एक्साइटेड हो जाती कि वो जोर से बिस्तर पर हाथ मारती, जिससे लॉन्ग ओतियान के घावों में तेज दर्द का झटका लग जाता। अगली सुबह दोपहर की धूप पर्दों के बीच से कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी। बाई तियान तियान की नींद अपने टखने में हो रहे हल्के दर्द की वजह से टूटी। उसने नींद में ही अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। बिस्तर का मेरा हिस्सा पहले से ही ठंडा हो चुका था। उसने झटके से अपनी आंखें खोली, अपने हाथों के सहारे उठकर बैठी और इधर उधर देखा। बिस्तर का वो हिस्सा जहां मैं सो रहा था एकदम खाली था। वहां सिर्फ मेरे सोने का एक हल्का सा निशान बाकी था। इस हलचल से ऊपर वाले बेड पर सो रही सू याओ याओ भी जाग गई। उसने हल्के से करवट ली और अपनी आंखें मलते हुए नीचे झांका। तियान तियान, क्या हुआ? बाई तियान तियान ने अपने कपड़ों के बटन लगाए और नीचे उतरी। वो एक पैर पर कूदते हुए सू याओ याओ के बिस्तर के पास गई। याओ याओ सिस्टर, वो छोटा युवान कहाँ गया? सू याओ याओ एक पल के लिए रुकी, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, फोंग क्लासमेट, वो बहुत जल्दी ही बाहर चला गया था। बाहर चला गया? लेकिन क्या करने? बाई तियान तियान ने तुरंत पूछा। उसका दिमाग उल्टा सीधा सोचने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे डरा दिया
और इसलिए वो सुबह सुबह ही भाग गया। लेकिन वो कपड़े पहनकर कैसे सो सकता है? तभी हे लिंगलिंग भी न जाने कब जाग गई थी। अपने बिखरे हुए छोटे बालों के साथ उसने भारी और बैठी हुई आवाज में बात बीच में काटी। साफ था कि कल रात के हैंगओवर से उसका सिर फट रहा था। तांग नाना की भी नींद टूट चुकी थी। वो धीरे से उठकर बैठी। उसके लंबे काले बाल पानी के झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी और वो चुपचाप सू याओ याओ की तरफ देखने लगी, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने। एक्स गर्लफ्रेंड? ये 3 शब्द उस शांत कमरे में किसी पत्थर की तरह गिरे और एक ही झटके में पूरे कमरे का माहौल गर्मा गया। फोंग युआन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी है? बाई तियान तियान की आवाज अचानक से तेज हो गई, जिसमें हैरानी और सदमा साफ झलक रहा था। हाँ हाँ, सू याओ याओ ने जवाब दिया। फोंग युआन उसी एक्सट्रोवर्ट लड़की से मिलने गया है। उस वक्त लिंगलिंग और नाना भी वहीं थे, है ना? सू याओ याओ ने याद दिलाया। क्या? ऐसा कब हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हे लिंगलिंग ने अपना सिर जोर से झटकते हुए कहा। मुझे भी कुछ याद नहीं। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? तांग नाना ने भी एकदम ब्लैंक चेहरे के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल हुआ था, सू याओ याओ ने कहा। उस वक्त फोंग क्लासमेट ने उस लड़की से थोड़ी देर बात की थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। और नाना, तुम उस वक्त फोंग क्लासमेट की बाहों में लेटी हुई थी। तुमने अपनी हाई हील से उसकी तरफ इशारा किया था और फोंग क्लासमेट अपनी सैंडल पहनाने को कहा था। ये सुनते ही तांग नाना पूरी तरह से हड़बड़ा गई। उसके गाल देखते ही देखते टमाटर की तरह लाल हो गए। उसे बस इतना याद था कि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। हिलिंगलिंग अपनी कनपट्टी मलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे, 1 कप हैंगओवर वाली चाय भी तुम्हें होठों से पिलाने की जिद थी? होठों से? बाई तियान तियान की आंखें फटी की फटी रह गई। तांग नाना ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। उसकी आवाज ही बदल गई थी। नहीं लिंगलिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन हे लिंगलिंग को तो आग में घी डालने में मजा आ रहा था। उसने मेरी एक्टिंग करते हुए कहा। क्यों नहीं किया? कल रात कोई मोहतरमा मेरे फांग युआन के गले में लटकी हुई थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे तुमसे नहीं पीना, मुझे तो सिर्फ फांग युआन पिलाएगा। फिर तुम रेस्ट एरिया की टेबल पर खड़ी होकर नाच गा रही थी और बाद में तो पोलर बियर बनकर नाना को अपने ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। खैर जो भी हो, बस इतना समझ लो कि फांग क्लासमेट ने आज उस लड़की के साथ खाने का प्लान बनाया है। बाकी मुझे भी पूरी डिटेल्स नहीं पता। सू याओ याओ ने बात खत्म की। हे लिंगलिंग ने सीटी बजाई। उसका हैंगओवर का सिरदर्द जैसे एकदम से छू मंतर हो गया था। ओहो, एक्स गर्लफ्रेंड खुद चलकर आई है। अब तो पक्का कोई तगड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। अपना फांग युआन तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने लगी। लिंगलिंग सिस्टर, आप कहाँ जा रही हैं? बाई तियान तियान ने पूछा, जब उसने देखा कि हे लिंगलिंग अपनी जैकेट उठा रही है। जाहिर सी बात है, गलती से उनसे टकराने जा रही हूँ। इतनी मसालेदार कहानी भला मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? लिंगलिंग ने फुर्ती से अपनी जैकेट पहनी, सू याओ याओ को आंख मारी और बोली, चलो हम सब अपने उस छोटे मास्टर को चीयर करने चलते हैं। इधर बाई तियान तियान भी एक पैर पर कूदते हुए कपड़े बदलने लगी थी। वो गुस्से से फुफकारते हुए बोली, मुझे भी देखना है कि उसकी वो एक्स गर्लफ्रेंड आखिर दिखती कैसी है। ऐसा क्या खास है उसमें जो इसे सुबह सुबह ही भागना पड़ा? वहीं तांग नाना अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में बेडशीट को मरोड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुपचाप सिर झुकाकर अपने लंबे बाल संवारने लगी। नाना, तुम्हारा क्या? तुम नहीं चल रही? हे लिंगलिंग ने उसकी इस खामोशी पर ध्यान देते हुए पूछा। तभी बाई तियान तियान हड़बड़ाहट में चिल्लाई, जल्दी करो तियान तियान। हाँ याओ याओ, जरा मेरा बैग पकड़ाना। बाई तियान तियान जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस पहन रही थी। एक पैर पर कूदने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि सू याओ याओ ने उसे तुरंत पकड़ लिया। संभल कर तियान तियान, सू याओ याओ ने धीरे से कहा और उसकी ड्रेस की पीछे की जिप बंद करने लगी। तुम्हारे पैर में अभी भी चोट है। कोई बात नहीं याओ याओ सिस्टर, मैं चल सकती हूँ। तीनों ने फटाफट अपनी तैयारी की। हे लिंगलिंग ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, चलो निकलें। फिर उसने बाई तियान तियान का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और सू याओ याओ ने भी समझदारी दिखाते हुए उसे दूसरी तरफ से सहारा दिया। वो तीनों एक बहुत ही मजाकिया लेकिन पूरे जोश वाले पोज में तेजी से हॉस्टल के कमरे से निकल गईं। अब कमरे में सिर्फ तांग नाना बची थी। वो दीवार की तरफ मुंह किए बैठी थी। धूप की किरणें उसके शांत और ठंडे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी आंखों में एकदम तेजी और चालाकी थी। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे नींद आ रही है या उसे हैंगओवर का कोई चक्कर आ रहा है। उधर दरवाजे के बाहर दूर जाती हुई उन तीनों की दबे पांव कदमों की आवाज सुनकर तांग नाना ने अपने दांतों से अपना निचला होठ दबाया और उसकी उंगलियों ने कसकर चादर का कोना पकड़ लिया। तुमने ये क्या पहन रखा है? स्कूल के गेट पर खड़ी लियू रुयान को देखकर मैं, तुम्हारा भाई फांग युआन, एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने सफेद रंग की एक रफल्ड फ्लोरल ड्रेस पहन रखी थी
और उसके कमर तक लंबे बाल आजादी से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो एकदम फ्रेश और प्यारी लग रही थी, कल रात वाली उस खूंखार और ब्लैक ड्रेस वाली दबंग इमेज से एकदम अलग। उसका ये लुक बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने हाई स्कूल में अपनी पहली डेट पर देखा था। अचानक से ये पहनने का मन कर गया। नहीं पहन सकती क्या? तुमने मुझे यही एक ड्रेस तो खरीद कर दी थी। लियू रुयान ने अपना सिर हल्के से टेढ़ा किया और बहुत ही नेचुरली अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बाह पकड़ ली। चलो, मैंने रेस्टोरेंट पहले ही बुक कर लिया है। मैंने हामी भरी। हम दोनों साथ साथ कैंपस के बाहर उस पेड़ों से घिरी सड़क पर चल रहे थे। पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर सूरज की रोशनी हम पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। रिपोर्टिंग टू ऑफिसर लिंगलिंग, टारगेट मिल गया है, शू जिंगजिंग ने एक बड़े से पेड़ के पीछे से अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा। असल में वो बड़ी मुश्किल से उस साले लॉन्ग उद्यान को सुलाकर वापस हॉस्टल आ रही थी। तभी उसे हॉस्टल के नीचे ये कैंपस बेल्ट्स मिल गईं, और जैसे ही उसने ही लिंगलिंग से रंगे हाथों पकड़ने वाले ड्रामे के बारे में सुना तो उसकी सारी नींद उड़ गई और वो भी इस जासूसी में शामिल हो गई। उसने सच में मेरे फांग युआन की बाह पकड़ रखी है। बाई तियान तियान ने शू जिंगजिंग के सिर के ठीक ऊपर से अपना सिर निकालते हुए कहा। वो चारों लड़कियां उस मोटे से कपूर के पेड़ के पीछे एक के ऊपर एक किसी इंसानी पिरामिड की तरह खड़ी थीं। उनकी नजरें बस हम दोनों पर गड़ी हुई थीं। धूप एकदम बढ़िया थी और उस रोशनी में लियू रुयान की वो फ्लोरल ड्रेस कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। वो हल्का सा मेरी तरफ मुड़कर मुझसे कुछ कह रही थी और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उधर मेरा चेहरा थोड़ा नर्वस और झिझक से भरा था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बातें सुनने के लिए अपना सिर नीचे झुका रहा था। ये दोनों किस रेस्टोरेंट जा रहे हैं? बाई तियान तियान ने अपनी आवाज दबाते हुए एकदम जल भुनकर पूछा। पता नहीं, हमें बस इनके पीछे चिपके रहना है। ही लिंगलिंग की नजरें किसी पुराने और चालाक जासूस की तरह तेज हो रही थीं। तभी लियू रुयान एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार के पास जाकर रुकी और उसने गाड़ी की चाबी मेरी तरफ उछाल दी। मैंने चाबी कैच की। लियू रुयान पहले ही पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल चुकी थी और मेरी तरफ मुड़कर आंख मारते हुए बोली, अरे मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। मैं घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। जैसे ही मैंने सीट और रियर व्यू मिरर सेट किया, लियू रुयान बहुत ही नेचुरली मेरी तरफ झुकी और मुझे सीट बेल्ट पहनाने लगी। उसके बालों के सिरे मेरे गालों को छू कर निकले, जिनसे वही पुरानी और जानी पहचानी संतरे जैसी खुशबू आ रही थी। पेड़ के पीछे खड़ी उन चारों लड़कियों की एक साथ सांस अटक गई। बहुत करीब है ये दोनों। सू याओ याओ ने अपना मुंह ढंक लिया। ही लिंगलिंग ने उसका कंधा थपथपाया। अरे वो बस सीट बेल्ट लगा रही है, ये नॉर्मल है। सीट बेल्ट लगाने के लिए इतना चिपकना जरूरी है क्या? बाई तियान तियान ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी सारी तमीज भूलकर हवा में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तभी किस्मत से एक टैक्सी वहां आकर रुकी। ही लिंगलिंग ने तुरंत दरवाजा खोला और लगभग खुद को और बाई तियान तियान को अंदर ठूस दिया। सू याओ याओ और शू जिंगजिंग भी जल्दी से पीछे की सीट पर घुस गईं। टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से पीछे बैठी उन चारों अलग अलग स्टाइल वाली लेकिन एक जैसी घबराई हुई खूबसूरत लड़कियों को देखा तो वो थोड़ा सुन्न पड़ गया। लड़कियों, ये क्या? उस्ताद प्लीज आगे वाली उस काली पोर्श का पीछा करो। हे लिंगलिंग ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। ये सुनते ही ड्राइवर एकदम सीधा हो गया। उसने जोर से मीटर डाउन किया और अपने डैशबोर्ड से कुछ निकाला, लेकिन गाड़ी बस एक कमर्शियल स्ट्रीट के किनारे आकर जोर से ब्रेक मारते हुए रुक गई। शुक्रिया उस्ताद। हे लिंगलिंग ने एक नोट फेंका और बाकी सबके साथ हड़बड़ी में नीचे उतर गई। ड्राइवर ने अपना चश्मा उतारा, खिड़की पर हाथ रखा और उन लड़कियों को जाते हुए देखकर एकदम खिसिया गया। ये क्या बकवास थी भाई? साला सिर्फ 2 लाल बत्तियों का रास्ता था और ऐसे ही मेरा खून खौला दिया। उधर मैं और लियू रुयान एक बहुत ही क्लासिक और शानदार प्राइवेट रेस्टोरेंट में घुसे। ये जगह पेड़ों से ढकी एक गली के अंदर छिपी हुई थी और बाहर से देखने में कुछ खास नहीं लगती थी। वेटर साफ तौर पर हमें पहचानता था। उसने मुस्कुराते हुए हमें खिड़की के पास एक शांत से टेबल पर बैठा दिया। बहुत दिन हो गए यहां आए हुए। मेरी उंगलियां अनजाने में मेन्यू के पन्नों को फेर रही थी। मुझे सच में लियू रुयान की पसंद याद थी, लेकिन इस वक्त ये जाना पहचाना एहसास मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील करवा रहा था। एक प्लेट स्वीट एंड सॉर रिब्स और एक प्लेट लॉन्गजिंग श्रिम्प और साथ में एक क्रैब रोय मीट बॉल भी ले आना। लियू रुयान ने बात पूरी की और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। हैरानी है कि तुम्हें अभी तक याद है। मैंने मेन्यू वेटर को पकड़ा दिया। जाहिर सी बात है, मुझे याद है। लियू रुयान की नजरें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं। तुम्हारी हर एक बात मुझे हमेशा एकदम साफ साफ याद रहती है। उसकी इस बात का जो मतलब निकल रहा था, उसने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं।
इसलिए मैंने अपनी झिझक छुपाने के लिए चाय का कप उठाया और एक घूंट भर लिया। फांग युआन, अभी जब तुम कार चला रहे थे तो क्या तुमने एक बार भी सोचा कि शायद मैं तुम्हारे पास वापस पैचअप करने आई हूं? लियू रुयान ने अपना मुंह छुपाते हुए हंसकर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने एकदम सीधा जवाब दिया। उसने अपनी आंखें घुमाई। मतलब मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो पलटकर पीछे देखते हैं। मैंने बात को साफ करते हुए कहा। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। बाई तियान तियान, हे लिंग लिंग, सू याओ याओ और शू जिंग जिंग, ये चारों रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ एक बड़े से पौधे के पीछे छुपकर खड़ी थीं और चोरों की तरह अपना सिर बाहर निकालकर झांक रही थीं। हालांकि ये जगह छुपने के लिए एकदम सही थी, लेकिन सू याओ याओ ने अचानक से दबी हुई आवाज में कहा। फांग क्लासमेट का चेहरा लाल हो गया है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बस नॉर्मली खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं। हे लिंगलिंग ने आवाज नीची करते हुए अपना जासूसी वाला दिमाग दौड़ाया और ये नतीजा निकाला। मैम, ये हमारे रेस्टोरेंट का मेन्यू है। तभी एक वेटर वहां आया और बहुत ही तमीज से मेन्यू आगे बढ़ाया। हे लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। उसने मेन्यू लिया और मेरी और लियू रुयान की टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो भाई, हमें डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो एक काम करो, जो खाना उस टेबल पर जा रहा है सेम टू सेम हमारे लिए भी ले आओ। ठीक है मैम, प्लीज थोड़ा इंतजार करें। वेटर को भी लग रहा था कि पौधे के पीछे छुपकर खाना ऑर्डर करने वाली ये चारों खूबसूरत लड़कियां थोड़ी खिसकी हुई हैं, लेकिन उसने अपनी प्रोफेशनल स्माइल बनाए रखी। उन चारों के सिर फिर से एक साथ पौधे के पीछे से बाहर निकल आए। उधर हमारी टेबल पर लियू रुयान ने खुद खाने के बजाय वो डिश उठाकर मेरी प्लेट में रख दी। खाकर बताओ, क्या अभी भी इसका टेस्ट पहले जैसा ही है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने चॉपस्टिक से उसे उठाया और एक बाइट ली। कैसा है? लियू रुयान ने तुरंत पूछा। ठीक है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, बस ठीक है। पहले तो तुम इसे खाने के लिए मुझसे लड़ पड़ते थे, लियू रुयान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सब छोड़ो रुयान, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो पक्का कोई और बात भी होगी, है ना? मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। ये सुनते ही लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने भी बहुत ही क्लास के साथ अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और नैपकिन से अपने होठों के किनारे को पोंछते हुए बोली, तुम अभी भी एकदम मुंहफट हो। वो हल्की सी हंसी, लेकिन फिर लियू रुयान की नजरें एकदम सीरियस हो गईं। रुयान, तुम्हें पता है ना कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और मैं इन चीजों से कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहता। मेरी आवाज अचानक से ठंडी पड़ गई और मेरी उंगलियां अनजाने में चाय के कप को गोल गोल घुमाने लगीं। लियू रुयान के लाल होंठों पर एक बहुत ही गहरी और शातिर मुस्कान आ गई। सच में? लेकिन मैंने सुना है कि आजकल फांग फैमिली के कई जरूरी पोर्ट्स पर भारी दिक्कतें आ रही हैं। कस्टम चेकिंग अचानक से बहुत सख्त हो गई है, सारा माल अटका पड़ा है और पेनाल्टी का पैसा हर दिन बढ़ता जा रहा है। उसने जानबूझकर बात को बीच में रोका ताकि मेरा रिएक्शन देख सके, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैं एकदम शांत बैठा, बस अपने हाथ में पकड़े चाय के कप के साथ खेलता रहा। इन सब झमेलों को संभालने के लिए चीफ जियांगदा बैठे हैं। ना तो मुझे इसके बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है। फांग युआन, तुम्हें सीधे फांग ग्रुप के चीफ ऑफिस में कॉल करना चाहिए, उससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फांग युआन, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? लियू रुयान ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और टेबल पर मेरी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोली, कोई फांग फैमिली को बर्बाद करने की फिराक में है और वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं अभी के अभी अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और वापस जाकर उस आदमी के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाऊं कि मुझे सीईओ की कुर्सी दे दो ताकि मैं गेम पलट सकूं? मेरी आवाज में एक साफ ताना और गुस्सा था। मैंने चाय का कप जोर से नीचे रखा, जिससे कप और प्लेट के टकराने की एक तेज आवाज आई। मिस लियू, अगर तुम यहाँ सीधे सीधे पुरानी यादें ताजा करने नहीं आई हो तो फिर ये लंच हम यहीं खत्म करते हैं। लियू रुयान मुझे घूरती रही। अगर फांग फैमिली डूब गई तो इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, और जहां तक मेरी बात है, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मैं बस तुम्हें एक दोस्त की तरह वार्निंग दे रही थी। लियू रुयान के दिल में इस वक्त बहुत अजीब सी कशमकश चल रही थी। पहले उसे कुछ भी नहीं पता था। जब हम रिलेशनशिप में थे तो वो हमेशा मुझे ताने मारती थी कि मैं बातें अपने दिल में दबा कर रखता हूँ, मुसीबत से भागता हूँ और हर चीज को हल्के में लेता हूँ। लेकिन बहुत बाद में अपने परिवार के बड़ों की बातों से उसे मेरी जिंदगी की कड़वी सच्चाई के कुछ टुकड़े पता चले थे। मेरी माँ की जल्दी मौत का सच, वो भयानक बिजनेस का तूफान जिसने पूरी फांग फैमिली को दांव पर लगा दिया था, और उसके बाद मेरे पिता फांग गाओची का एक पागलपन की हद तक मुझे इग्नोर करना। शायद मेरी वो लापरवाह और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाली इमेज मेरे खुद को बचाने का इकलौता तरीका थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, बहुत सी बातें उसकी जुबान पर आईं, लेकिन आखिर में उसने बस एक गहरी सांस ली और बात पलट दी। खाना ठंडा हो रहा है, पहले खा लेते हैं। मुझे भी शायद एहसास हो गया था कि मैं अभी थोड़ा ज्यादा ही भड़क गया था।
मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगा। हमारे बीच का माहौल एकदम भारी और अजीब सा हो गया था। उधर पौधे के पीछे ये दोनों चुप क्यों हो गए? माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। सू याओ याओ ने टेंशन में फुसफुसाते हुए कहा, मीट एकदम फ्रेश और सॉफ्ट है, टेस्ट में खट्टा मीठा है और चावल के साथ एकदम परफेक्ट है। इसे तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए। शू जिंगजिंग अपने मुंह में भरे स्वीट एंड सॉर रिब्स को चबाते हुए अपनी अलग ही एनालिसिस दे रही थी। पक्का इन दोनों का झगड़ा हुआ है। बाई तियान तियान ने एक ही बार में लॉन्गजिंग श्रिम्प का एक बड़ा सा टुकड़ा निगल लिया और बोली, लगता है ये एक्स गर्लफ्रेंड कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो इसने अपने छोटे मास्टर को इतना भड़का दिया। हे लिंगलिंग अपनी ठुड्डी खुजाते हुए शातिर दिमाग लगा रही थी, लेकिन फांग युआन का ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तभी शू जिंगजिंग ने क्रैब रोय मीटबॉल का एक और बड़ा चम्मच भरकर अपने मुंह में ठूंस लिया और उसके चेहरे पर एकदम जन्नत वाला सुकून आ गया। खैर, मेरे और लियू रुयान के बीच की ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लियू रुयान ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और उसकी नजरें मेरे उस चेहरे पर टिक गईं जो अभी भी गुस्से से थोड़ा तना हुआ था। मुझे पता है कि तुम ये सब नहीं सुनना चाहते। उसकी आवाज अब काफी हद तक शांत और नरम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार मान रही हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे ना सुनने या ना सोचने से टल नहीं जाती। मेरा खाना उठाने वाला हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। फांग फैमिली के अंदर ही गड़बड़ चल रही है। कोई अंदर का ही आदमी बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर गेम खेल रहा है। लियू रुयान की उंगलियां अनजाने में अपने कप के किनारे पर घूम रही थीं। उनका टारगेट सिर्फ तुम्हारे पोर्ट्स नहीं है, बल्कि उनका निशाना पूरा फांग ग्रुप और ये जियांगचंग शहर है। मेरी चॉपस्टिक्स पकड़े हुए उंगलियां थोड़ी और कस गईं, लेकिन मेरे चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हमारी कंपनी के सारे टॉप मैनेजमेंट वाले हमारे अपने ही घर के लोग हैं। तुम जिस अंदरूनी गड़बड़ की बात कर रही हो, लियू रुयान ने एक ठंडी सी हंसी हंसी और अपनी उंगलियों से टेबल थपथपाते हुए बोली, और क्या हो अगर गद्दार तुम्हारे अपने ही घर का कोई इंसान हो? और वो इंसान कौन है? मुझे लगता है ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे समझ आ गया रुयान, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब सच में खाना ठंडा हो रहा है। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। मेरी हमेशा से यही आदत थी, जैसे ही कोई ऐसी बात आती जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता, मैं बहुत तेजी से अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेता और उन सब चीजों को बाहर ही ब्लॉक कर देता। एक और बात है, लियू रुयान ने फिर से मेरी तरफ देखा। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ और आज मैं यहाँ तुमसे आखिरी बार मिलने और अलविदा कहने आई थी। लियू रुयान की इस बात ने मुझे पूरी तरह से सुन कर दिया। मेरे हाथ एकदम रुक गए। विदेश? मैंने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में वो बिजनेस वाली तेजी और मुझे टेस्ट करने वाली चालाकी नहीं थी, ना ही वो पुराने दिनों की तरह मुझे छेड़ने वाला अंदाज था। उसकी आंखों में बस एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। इतनी अचानक? मैंने पूछा। ये अचानक नहीं है, घर वालों ने बहुत पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। लियू रुयान ने अपनी नजरें झुका लीं, मानो कह रही हूं कि हम जैसे लोग अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। वो थोड़ी रुकी, फिर मेरी तरफ देखकर उसने एक ऐसी मुस्कान दी जिसे मुस्कान कहना गलत होगा। मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है फांग यंग मास्टर, जिसके पास ना कहने का हक हो। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मैं जानता था कि लियू रुयान बिल्कुल सच कह रही थी। एक तरह से देखा जाए तो वो भी मेरी तरह ही मजबूर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने हर चीज से भागने और इग्नोर करने का रास्ता चुना था। कब जा रही हो? मैंने आखिरकार पूछा। अगले हफ्ते की फ्लाइट है, लियू रुयान ने जवाब दिया। तो आज का ये लंच सच में हमारा आखिरी लंच हो सकता है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने एक हल्का सा मुक्का मार दिया हो। मुझे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, लेकिन कोई बहुत तेज दर्द नहीं था। आखिर मेरा और लियू रुयान का किस्सा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। हाई स्कूल खत्म होने के बाद वाली उस गर्मियों की छुट्टियों में ही हमारी कहानी अचानक से खत्म हो गई थी। मैं यूके जा रही हूँ। लियू रुयान मुस्कुराई। मैंने सुना है कि वहां हमेशा बहुत कोहरा रहता है। मुझे पक्का वहां जियांगचंग की इस तेज धूप की बहुत याद आएगी। अपने साथ थोड़े ज्यादा कपड़े ले जाना। वहां का खाना बहुत बकवास होता है और पोषण भी बहुत कम देते हैं वो लोग। मैंने एकदम सूखे मन से उसे एक एडवाइस दी, लेकिन ये बोलते ही मुझे खुद लगा कि मैं कितनी बेवकूफी वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ये बात सुनकर लियू रुयान जोर से हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी एकदम सच्ची थी और उसकी आंखों से वो सारी उदासी और टेंशन गायब हो गई थी। फांग युआन, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो और कभी कभी लगता है कि तुम जरा भी नहीं बदले हो। शायद, मैंने कहा। लेकिन तुम्हारा वो लॉन्ग फैमिली के साथ अरेंज मैरिज वाले सीन का क्या हुआ? अरेंज मैरिज? अरे वो तो बस पिछली बार मेरे डैड और लॉन्ग फैमिली के बड़ों ने ऐसे ही, मैंने सुना है
कि वो लॉन्ग फैमिली का दूसरा बेटा, साला वो लॉन्ग उतियान गे है ना, भला उससे कौन शादी करना चाहेगा। मैंने बीच में ही बात काटते हुए मजाक किया, वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या पता तुम उसे भी सीधा कर दो। लियू रुयान ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे हल्के से मारा, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कान थी। ये कोई जोर का मुक्का नहीं था, बल्कि दोस्तों वाला एक मजाकिया धक्का था। मैंने वो जगह सहलाई जहां उसने मारा था, और मैं भी हंस पड़ा। हमारे बीच का माहौल अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। पहले जैसी वो अजीब सी टेंशन अब नहीं थी। हमने इधर उधर की फालतू बातें करनी शुरू कर दी। हाई स्कूल के मजेदार किस्से, हमारे वो कॉमन दोस्त जो अब न जाने कहाँ हैं, और कॉलेज लाइफ की छोटी मोटी परेशानियां। लियू रुयान ने अब फांग फैमिली की कोई बात नहीं छेड़ी, और मैंने भी समझदारी दिखाते हुए उस अरेंज मैरिज के बारे में और कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था कि इस लंच का जो दिखावटी मकसद था वो आखिरकार पूरा हो गया था। वो जून स्नो का पौधा दरअसल मैंने बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मैं भी कहूं कि उस फूल का रंग इतना अजीब क्यों लग रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। वो सारी पुरानी बातें जिन पर कभी हमें एक दूसरे पर बहुत गुस्सा आता था, आज इतने वक्त बाद वो सब किसी मजाक जैसी लग रही थीं। खिड़की के शीशे से छनकर आती धूप डाइनिंग टेबल पर एक बहुत ही गर्म और सुकून भरा नजारा बना रही थी। मैंने लियू रुयान की हंसती हुई आंखों को देखा, और मुझे अचानक से लगा कि शायद इस तरह से अलविदा कहना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने अपना नैपकिन उठाया और बहुत ही क्लास के साथ अपने होठों के किनारे को पूंछा, चलो अब टाइम हो गया है, खाना भी पूरा हो गया, और मुझे अभी कुछ पुराने सीनियर से भी मिलने जाना है। फांग युआन, अगली बार हम कब मिलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। वो अपनी जगह से उठी और अपना हैंडबैग उठा लिया। लियू रुयान ने बहुत ही नेचुरली अपना बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वो छोटा सा डिजाइनर हैंडबैग पकड़ा और वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। वो अपना मेकअप टचअप करने वॉशरूम गई थी। खिड़की से आती धूप में उसका साइड प्रोफाइल एकदम क्लियर दिख रहा था। इस पल की वो शांति रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ पौधों के पीछे मचे उस बवाल से एकदम अलग थी। लेडीज बैग पकड़े हुए फांग क्लासमेट तो एकदम शरीफ और सीधा सादा बच्चा लग रहा है। याओ याओ सिस्टर, अभी ये सब नोटिस करने का टाइम नहीं है। क्या ये दोनों सच में यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे? हे लिंगलिंग ने एकदम निराश होकर सिर झुकाते हुए कहा। अरे अरे लिंगलिंग सिस्टर, आप आखिर इतना निराश क्यों हो रही हैं? इधर मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे हाथ में लियू रुयान का वो बैग था और मेरी नजरें वॉशरूम की तरफ जाती हुई उसकी पीठ पर टिकी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे दिल में एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। कुछ ही मिनटों बाद लियू रुयान वॉशरूम से वापस आई। मेकअप टचअप के बाद वो अब और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। वो मेरे पास आई, अपना बैग वापस लिया और बोली, चलो। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। हम दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले। दोपहर की गुनगुनी धूप हमारे ऊपर पड़ रही थी। बस यहीं तक। लियू रुयान कार के पास जाकर रुक गई और मेरी तरफ घूमकर बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन क्या तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती थी? मैंने पूछा। जाहिर सी बात है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है। लियू रुयान रुकी, उसने पलटकर मुझे देखा और अपनी भवें उचकाईं। अपना ख्याल रखना। आखिरकार मैंने बस इतना ही कहा। लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए उदासी की झलक आई, लेकिन तुरंत ही उसने एक बहुत ही ब्राइट और प्यारी सी स्माइल दी। तुम भी फांग युआन, हमेशा ऐसे मत दिखाया करो जैसे तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें अगर एक बार हाथ से निकल गईं तो वो फिर कभी वापस नहीं आती। उसने पलटकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसने दोबारा मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। तब तक खड़ा रहा जब तक उसकी कार बाकी गाड़ियों की भीड़ में गायब नहीं हो गई। अचानक से किसी ने आवाज बदलकर पूरी जलन के साथ मेरी ही एक्टिंग की। मैं झटके से पलटा तो देखा कि हे लिंगलिंग अपना हाथ हिला रही थी। सू याओ याओ के चेहरे पर वो अभी और गॉसिप चाहिए वाला एक्सप्रेशन था, और बाई तियान तियान की भूत जैसी आवाज आई, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, मौसम इतना अच्छा था तो सोचा थोड़ा बाहर घूम ले। हे लिंगलिंग बेशर्मों की तरह हंसते हुए सू याओ याओ की बाह पकड़कर खड़ी थी और दूसरे हाथ से उसने लड़खड़ाती हुई बाई तियान तियान को सहारा दे रखा था। लेकिन अपने छोटे मास्टर का क्या? यहाँ पुराने क्लासमेट से मिलने आए थे। कहने को पुराना क्लासमेट, लेकिन है तो एक्स गर्लफ्रेंड ही ना। बाई तियान तियान ने धीरे से बड़बड़ाते हुए ताना मारा। एक पैर पर खड़े होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा था और उसने अनजाने में हे लिंगलिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने बात पलटने के लिए हल्का सा खासा, और जैसे ही मैंने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, संभल कर तियान तियान क्लासमेट। बाई तियान तियान का चेहरा एक ही सेकंड में टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने घबराहट में खुद को मेरे हाथ से छुड़ाया। मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। वो किसी उस बिल्ली की तरह एक पैर पर पीछे की तरफ कूद पड़ी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। क्या तुम सच में चल पाओगी? मैंने लड़खड़ाती हुई बाई तियान तियान को फिक्र से देखते हुए
अपना माथा पकड़ा। बिल्कुल चल सकती हूँ, बाई तियान तियान ने जिद में कहा, और खुद को सही साबित करने के लिए उसने गुस्से में एक बार फिर कूद कर दिखाया। बसकर, ज्यादा हीरो मत बन, हे लिंगलिंग ने बाई तियान तियान के माथे पर उंगली मारते हुए कहा। पैर सूज कर मोमोज जैसा हो गया है, और मैडम यहाँ अभी भी उछल रही हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर दांत दिखाते हुए कहा, हम लोग अभी डेजर्ट खाने जा रहे हैं, तो अब और बात नहीं कर सकते। शू जिंगजिंग की आंखें चमक उठीं। हाँ बिल्कुल। बाई तियान तियान कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन सू याओ याओ ने उसे अपने पीछे छुपा लिया। फांग क्लासमेट। सू याओ याओ की आवाज हमेशा की तरह मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। तो फिर हम चलते हैं, तुम भी जल्दी हॉस्टल वापस आ जाना। ये कहकर उसने हल्का सा सिर झुकाया, और फिर हे लिंगलिंग उसे हंसते हुए अपने साथ खींच ले गई। वो चारों मुड़ी और एक दूसरे के साथ चिपक कर चलने लगी। बाई तियान तियान से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, लिंगलिंग सिस्टर, क्या हम अब उसका पीछा नहीं करेंगे? वो अभी भी थोड़ी चिड़ी हुई थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। छोड़ो यार, ड्रामे का सबसे बेस्ट पार्ट तो निकल गया, अब देखने लायक कुछ नहीं बचा, हे लिंगलिंग ने अपने छोटे बाल झटकते हुए कहा। सू याओ याओ ने भी हामी भरी। तियान तियान, फांग क्लासमेट देखने में काफी रिलैक्स लग रहा है, शायद कोई गड़बड़ नहीं है। तो चलो इस बार के लिए इसे छोड़ देते हैं। बाई तियान तियान ने पूरे एटीट्यूड में अपना मुंह ऊपर उठाया और बोली, चलो हम सब नेल आर्ट करवाने चलते हैं। डन, चलो। अरे लेकिन क्या हम डेजर्ट खाने नहीं जा रहे थे? अरे यार वो अगली बार, अभी तो पेट भर के खाना खाया है। ठीक है। उन चारों को एक दूसरे का सहारा लेकर चिड़ियों की तरह चहचहाते हुए गली के नुक्कड़ पर गायब होते देख मैं बस बेबसी से मुस्कुरा दिया। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल ने एक बहुत गहरी चैन की सांस ली। इन लड़कियों के इस ड्रामे और शोर शराबे ने अभी अभी लियू रुयान को अलविदा कहने वाली मेरी वो उदासी और भारीपन काफी हद तक कम कर दिया था। ठीक उसी वक्त मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला और मैसेज भेजने वाले का नाम देखते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। फांग युआन, आज फिर से डांस स्टूडियो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तांग नाना डांस स्टूडियो का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, मेरी नजर सीधा शीशे की दीवार के सामने खड़ी तांग नाना पर पड़ी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसने एक सिंपल सी ब्लैक प्रैक्टिस ड्रेस पहन रखी थी। वो मुलायम कपड़ा उसकी पीठ और कमर के कर्व से एकदम चिपका हुआ था। उसके लंबे बालों का एक ढीला सा जूड़ा बना हुआ था, जिससे उसकी गोरी गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। उसका एक पैर एकदम सीधा सामने वाली रॉड पर टिका था और वो आगे की तरफ झुककर अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज और खिड़की के बाहर चलने वाली हवा की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने पीछे हाथ करके धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस सन्नाटे वाले कमरे में दरवाजे की क्लिक की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। नाना क्लासमेट। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। मेरी आवाज अनजाने में ही बहुत धीमी हो गई थी, जैसे मुझे डर हो कि कहीं ये शांति टूट न जाए। तांग नाना ने धीरे से अपना पैर नीचे उतारा और मेरी तरफ मुड़ी। वर्कआउट की वजह से उसके गाल एकदम लाल हो रहे थे। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं और वो मुझसे सीधा आंख मिलाने से बच रही थी। तुम आ गए। उसकी आवाज हमेशा से थोड़ी ज्यादा धीमी और सॉफ्ट लग रही थी और उसमें एक अजीब सी नर्वसनेस थी जिसे छुपाना मुश्किल था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरी नजरें उसके लाल गालों पर टिक गईं। पसीने की वो चमकती हुई बूंदें उसकी परफेक्ट जॉलाइन से फिसलते हुए उसकी ड्रेस के कॉलर के अंदर गायब हो रही थी। तांग नाना की नजरें भटकते हुए जमीन के उस चमकते हुए लकड़ी के फर्श पर जा टिकी, जैसे वो उस लकड़ी के डिजाइन को समझ रही हो। उसने अनजाने में ही अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। कल रात पार्टी में क्या मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी? उसने बहुत ही संभल कर पूछा। उसकी लंबी पलकें नीचे झुकी हुई थी, किसी खूबसूरत से छोटे पंखे की तरह जो उसकी आंखों में छुपी हुई शर्म और बेचैनी को ढंक रही थी। हाँ, तुमने काफी पी ली थी, मैंने एकदम सच सच बताया। मेरी आवाज में थोड़ी फिक्र थी। बाद में तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा। मैं सच में ब्लैंक हो गई थी। तांग नाना की आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। उसने पछतावे में अपना हाथ उठाकर अपना माथा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसके हल्के गीले बालों में फंस गईं। तो क्या मैंने कोई बहुत शर्मिंदगी वाली हरकत की या कुछ फालतू बकवास की? उसे बस कुछ टूटे फूटे सीन याद थे, जैसे मेरा उसे अपनी बाहों में उठाना या हे लिंगलिंग का रेस्ट एरिया में हंगामा करना और अपनी हाई हील्स की नीलामी करना। वो धुंधली यादें ही उसके गालों को आग की तरह गर्म करने के लिए काफी थीं। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर मेरी आंखों में देखे। उसे डर था कि कहीं मैं उसका मजाक न उड़ा रहा हूं। उसे इस तरह देखकर जैसे वो जमीन फाड़कर अंदर घुस जाना चाहती हो, मैंने जल्दी से उसे तसल्ली दी। नहीं, तुम बस थोड़ा ज्यादा शोर मचा रही थी, लेकिन नशे में सब ऐसे ही करते हैं,
इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बाद में याओ याओ क्लासमेट तुम्हें पकड़कर हॉस्टल ले गई थी, शुक्र है। तांग नाना ने चैन की सांस ली। उसने अपने माथे से हाथ हटाया, लेकिन अभी भी वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने ऐसे ही बहाने से अपना हाथ उठाया और कान के पास झूल रही बालों की एक लट को कान के पीछे अटका लिया। इस छोटी सी हरकत से उसे नजरें चुराने का एक बहाना मिल गया। उसकी नजर मेरे पीछे वाले शीशे पर गई और तुरंत ही वहां से हट गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और ये माहौल पहले से भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। तांग नाना ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो और आखिरकार वो बात छेड़ ही दी जो वो सच में पूछना चाहती थी। हाँ, वैसे, उसने बात शुरू की। उसकी आवाज सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे वो जानबूझकर बहुत शांत और नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही हो, मानो हम किसी बहुत ही आम सी बात पर चर्चा कर रहे हों। मुझे लगा आज तुम बहुत बिजी होगे। ठीक ठाक, बस काम खत्म किया और यहाँ आ गया, मैंने जवाब दिया। कैसा काम? तांग नाना ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए पूछा। मैंने बिना ज्यादा सोचे कहा, बस एक पुराने क्लासमेट से मिलने गया था। ओह, पुराना क्लासमेट। तांग नाना ने इन शब्दों को धीरे से दोहराया और उसकी आवाज थोड़ी लंबी खिंच गई। उसने अपनी आंखें उठाई और आखिरकार उसकी नजरें मेरी नजरों से टकराईं, लेकिन बस एक सेकंड के लिए, और फिर से जमीन पर झुक गईं। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी? जब उसने ये बात कही तो ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने मेरे दिल को कसकर पकड़ लिया हो। उसकी आंखों और कसकर भींचे हुए होठों को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। हे लिंगलिंग और बाकी लड़कियों का वो छुपते छुपाते फिरना, इसका मतलब वो सब सच में मेरा पीछा कर रही थी। मुझे थोड़ी बेबसी महसूस हुई, लेकिन फिर भी मैंने एकदम साफ साफ सब बता दिया। हाँ, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही है। मैं और लियू रुयान पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। रिलेशनशिप में थे, ये शब्द सुनते ही तांग नाना के कंधे हल्के से अकड़ गए। हालांकि उसे ये बात पहले से पता थी, लेकिन मेरे मुंह से खुद इस बात को सुनकर उसे एक अजीब सा झटका लगा था। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने अपने पैरों से फर्श को हल्के हल्के थपथपाना शुरू कर दिया, जैसे वो खुद को किसी काम में बिजी दिखाने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी आवाज को एकदम रिलैक्स रखने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या आज तुम दोनों का फिर से पैचअप हो गया? तांग नाना के उस तने हुए चेहरे को देखकर मैंने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और समझाया। वो अगले हफ्ते पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है और शायद अब कभी वापस ना आए, तो आज का ये लंच बस एक फेयरवेल लंच था, या कह लो कि एक आखिरी अलविदा। अलविदा। तांग नाना ने इस शब्द को अपने मन में दोहराया। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तो बात यह है, उसने चुपके से आंखें उठाईं और जल्दी से मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई दुख या पुरानी यादों का कोई असर नहीं है और मैं बस बहुत ही शांति से एक सच्चाई बता रहा हूँ, तो वो रिलैक्स हो गई। ओह, तो क्या तुम ठीक हो? आखिरकार अब वो एक नॉर्मल और फिक्र वाली आवाज में मुझसे बात कर पा रही थी। मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हें कल रात मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। और हाँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी कि कल रात तुम्हें नींद तो अच्छी आई ना? वो बोलते बोलते थोड़ी हड़बड़ा गई थी। अपनी बात खत्म करते करते उसे खुद एहसास हो गया कि उसका ये बहाना कितना बकवास और फालतू था। लेकिन मेरी बात करूं तो मेरा चेहरा एक ही झटके में टमाटर जैसा लाल हो गया। कल रात नींद अच्छी आई, ये सुनते ही मेरे दिमाग में आज सुबह का वो सीन फ्लैश हो गया। जब मैं उठा था तो बाई तियान तियान मेरे बगल में लेटी हुई थी। वो छोटी सी रोएंदार बिल्ली मेरी तरफ पीठ करके सो रही थी और उसने सारी की सारी रजाई अपने ऊपर लपेट ली थी। उसकी वो एकदम सफेद और नाजुक सी पीठ और उसके वो गोल मटोल प्यारे से कंधे साफ नजर आ रहे थे। और मेरे हाथ के ठीक पास उसकी वो पिंक कलर की नाइट ड्रेस पड़ी थी जिसे उसने उतार कर फेंक दिया था। पूरे बिस्तर से सिर्फ उसके शरीर की उस गार्डेनिया फूल वाली भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त नींद में ही मेरी उंगलियां अनजाने में हिली थी और गलती से किसी चीज से टकरा गई थी। वो एक छोटा सा लेस वाला कॉटन का कपड़ा था, छूने में एकदम मुलायम और बहुत ही हल्का। मैं उस वक्त आधी नींद में था और मैंने अनजाने में ही उस कपड़े को अपनी उंगलियों से दबा कर देखा। मेरी उंगलियों के पोरों पर उस पर छपे हुए छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के डिजाइन का उभार साफ महसूस हो रहा था। और फिर मेरा दिमाग जैसे किसी आसमानी बिजली के झटके से फटा था। मेरी सारी नींद एक सेकंड में उड़ गई। ये बाई तियान तियान की कोई बहन नहीं थी। वो साक्षात मेरे बिस्तर में बिना कपड़ों के सो रही थी।